I will discuss abnormal colligative properties. आप लोगों ने colligative properties तो पढ़ा ही होगा। colligative properties होती हैं वो properties जो solid की nature पर depend नहीं करती हैं और depend करती हैं कि कितने solid के particles वहाँ पर मौजूद हैं solution के अंदर। उनमें से आपने 4 CP होती हैं, वो चारों के चारों आपने पढ़ ली हैं। उसमें से एक है डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एक है डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक है P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, दिस इज रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर। और जो चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी तक आपने इनको पढ़ते वक्त जिन सॉल्यूट का यूज किया है, ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आपने किए होंगे, उनको देखिए वो कैसे सॉल्यूट थे। या तो वो लिया होगा यूरिया, या आपने यूज किया होगा यहाँ पर ग्लूकोज, या एंटी फ्रीजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं ये इथाइलिन ग्लाइकोल, इस तरह के सॉल्यूट हम इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कोई भी सॉल्यूट ऐसा नहीं है जो डिसोशिएट होता। लेकिन अगर ऐसा होने लगे कि सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाए और सॉल्यूशन में जाने के बाद वो डिसोशिएट हो जाए या एसोशिएट हो जाए, तो अगर सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोशिएट होगा तो ऐसी कंडीशन में जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को नापेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एब्नॉर्मल CP। अब नाम से समझना है एब्नॉर्मल। एब्नॉर्मल का मतलब कुछ अजीब सा हो जाना। जैसे मैं अगर पढ़ाते पढ़ाते इस वीडियो में डांस करने लगूँ तो आप बोलेंगे बड़ा एब्नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है। ठीक इसी तरीके से ये सॉल्यूट अगर सोल्यूशन में जाकर के डिसोशिएट होने लग जाए या एसोशिएट होने लग जाए, दो पार्टिकल मिलकर के एक पार्टिकल बना लें, या एक पार्टिकल डिसोशिएट होकर दो पार्टिकल बना लें, तो ऐसे टाइम पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व करेंगे, दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है इस केस में समझते हैं। सोचिए कि एक कंपाउंड माना मेरे पास AB है और इसका मैंने पाई ऑब्जर्व करा, पाई आया इसका 280। ठीक, इन केस अगर ये AB डिसोशिएट हो जाए और डिसोशिएट होकर बना दे A आयन एंड B आयन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले एक था लेकिन अब डिसोशिएट होकर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 2 गुने हो गए। इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी which depends on number of solid particle, it would be double। यानी कि आपका 5 भी अब ठीक 2 गुना हो जाएगा, होना चाहिए था 2 ATM, लेकिन चूंकि 2 पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो गया तो ये हो जाएगा 4 ATM। इन द सेम वे फर्ज करिए कि मेरे पास एक AB2 नाम का कोई कंपाउंड है और इसका डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मान लेता हूं कि ये सॉल्व करके आया मेरे पास 0.2, यानी कि जब मैंने AB2 को वाटर में ऐड किया तो उस वक्त जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो वो 0.2 होगा। अब अगर फर्ज करिए कि अगर ये डिसोशिएट होना शुरू हो जाए, मान लिया जाए अगर डिसोशिएट हो जाए, एनी हाउ डिसोशिएट हो जाए, तो डिसोशिएट होने के बाद कितने पार्टिकल्स बना लेगा, आप देख रहे होंगे 3 पार्टिकल्स बना लेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है वह भी अब 3 गुना हो जानी चाहिए, यानी कि जो डेल्टा TB की वैल्यू होगी that must be 0.2 into 3 यानी कि 0.6 होना चाहिए। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर सॉल्यूट डिसोशिएट होना शुरू हो। इसका उल्टा करके देखते हैं। मान लिया जाए मेरे पास एक सॉल्यूट AB है और वो सॉल्यूट के मैंने 2 मोल वाटर में डाले और वाटर में डालने के बाद मैंने पाई ऑब्जर्व करा तो पाई आया 4 ATM, यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया 4 ATM। अगर किसी वजह से ये AB पार्टिकल्स एसोशिएट होने शुरू हो जाए और सारे के सारे पार्टिकल्स एसोशिएट हो जाएं और एसोशिएट होकर के जुड़ करके और 2 पार्टिकल्स एसोशिएट होकर के एक पार्टिकल बना लें, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में कम हो जाएंगे। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। कितने पार्टिकल्स थे, पहले 2 थे, अब रिड्यूस होकर के कितना बचा है, 1, तो पार्टिकल जस्ट हाफ हो गए, तो पाई भी कितना हो जाना चाहिए, जस्ट हाफ हो जाना चाहिए, यानी कि ये 2 ATM हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात समझ में ये आई कि अगर सॉलिड पार्टिकल डिसोशिएट हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, सॉलिड पार्टिकल अगर एसोशिएट हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर AB लिया और AB डिसोशिएट हुआ A आयन B आयन में, तो आपने बोल दिया पाई हो गया 480।
लेकिन ये पाइफोरेटियम तभी तो होगा जब ये ए बी 100% डिसोशिएट हो जाए। भाई वहां पर एक पार्टिकल था, फुली डिसोशिएटेड था, पार्टिकल विल बी डबल्ड, सो पाई विल बी डबल्ड। इसी तरह से Ab2 का मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, डेल्टा Tb की वैल्यू 0.2 है। अगर ये 100% डिसोशिएट हो जाए, इसके जितने पार्टिकल थे सब टूट जाए, तो अगर ये 100% डिसोशिएट हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ठीक 3 गुने हो जाएंगे, क्योंकि इसका Ab2 का एक भी मॉलिक्यूल बचा नहीं है, सारे के सारे Ab2 डिसोशिएट हो गए हैं A आयन और B आयन में, तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी 3 गुने हो जाएंगे, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 3 गुनी होगी। लेकिन अगर ऐसा होना शुरू हो जाए कि इस Ab का डिसोसिएशन 10% हो, या इस Ab2 का डिसोसिएशन 25% हो, 67% हो, तो उस टाइम पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जस्ट डबल नहीं हुई या जस्ट ट्रिपल नहीं हुई। तो अगर 100% डिसोसिएशन ना हो रहा हो, या इस केस में जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे मैंने 100% एसोसिएशन कर दिया, तो आपने नंबर ऑफ पार्टिकल जस्ट आगे कर दिया, आपने पाई भी आधा कर दिया। लेकिन अगर ये 100% एसोसिएशन ना हो रहा हो, ये 100% डिसोसिएशन ना हो रहा हो, तो फिर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइम्स हो जाएगी, अगर उसको निकालना हो तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइम्स हो जाएगी, उसके लिए अब मेरे को यहाँ पर एक फैक्टर की ज़रूरत है, जो फैक्टर मुझे ये बताएगा कि 50%, 60%, 70% या लेस देन 100% के केस में अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होना हो तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइम्स हो जाएगी, और वो कितने गुना हो जानी चाहिए, उसको समझाने के लिए साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है वॉन टॉफ, और वॉन टॉफ ने अपने फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है, दैट फैक्टर इज वॉन टॉफ फैक्टर। उसको निकालने का शानदार तरीका बताया गया है, वॉन टॉफ फैक्टर निकालने का तरीका बताया गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। वैसे तो आई निकालने के 2 फॉर्मूले और हैं, पर मेरी आपको पर्सनली मतलब ये सजेशन है कि आप इन फॉर्मूलों को ज़्यादा प्रयोग न किया करें, आप इसी पर रहा करें, इससे आप अपनी लगभग सारी क्वेश्चंस, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, चाहे वो बोर्ड बेस्ड हो, या फिर वो IIT बेस्ड हो, आप सारे के सारे क्वेश्चन जस्ट इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, जो बोलता है कि पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो अब डिसोसिएशन के केस में कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो हमारे पास ये AB है, ये AB फुल्ली डिसोशिएट नहीं हुआ है, फुल्ली डिसोशिएटेड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्विलिब्रियम का निशान यहाँ पर लगाया है। अगर ये फुल्ली डिसोशिएटेड होता तो मैं इसको ऐसे दिखाता AB और ऐसे करके शो किया जाता, इट मीन्स इट इज़ 100% डिसोशिएटेड, बट एट दिस टाइम AB इज़ नॉट 100% डिसोशिएटेड, दिस इज़ वाई आई एम प्लेसिंग इक्विलिब्रियम साइन इन बिटवीन दीज टू। अब क्या हुआ है, ये इसके स्टार्टिंग में माना एक पार्टिकल था, इधर 0 0, तो कुछ टाइम बीतने के बाद यहाँ से इसमें से अल्फ़ा डिसोशिएट हो गया, तो 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा, फिर 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो यहाँ पर अल्फ़ा से अल्फ़ा से लिख लिया हमने। अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अगर आफ्टर डिसोशिएशन देखें तो कितने हो गए हैं हमारे पास डिसोशिएशन के बाद, कुछ तो ये पैदा हुए हैं, A और B जनरेट हुए हैं, और ये AB बचा हुआ रह गया यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा, मैंने जोड़ दिया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस ये अल्फ़ा प्लस ये अल्फ़ा, सॉल्व करा तो 1 प्लस अल्फ़ा आ गया। अब आई निकालने का जो तरीका है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोशिएशन अपॉन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बिफोर डिसोशिएशन है। तो आफ्टर डिसोशिएशन कितने हैं मेरे पास, 1 प्लस अल्फ़ा। बिफोर डिसोशिएशन जब डिसोशिएशन नहीं हुआ था अभी तो 1 था, तो आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा आ गई। अब सोचिए अगर ये 3 पार्टिकल में टूटता तो यहाँ पर 1 अल्फ़ा और आता, तो इस जगह पर यहाँ पर 2 अल्फ़ा हो जाता, आपका आई का फॉर्मूला आता 1 प्लस 2 अल्फ़ा। अगर ये यहाँ पर 3 के बजाय 4 पार्टिकल में टूटता तो इस जगह पर आपके 4 अल्फ़ा होते, और जब मैं इसको सॉल्व करता तो 1 प्लस 3 अल्फ़ा आता। सोचिए अगर यहाँ पर C होता तो 1 अल्फ़ा और होता, यहाँ पर 1 अल्फ़ा और बढ़ जाता, यहाँ पर 1 अल्फ़ा और बढ़ जाता, कितना हो जाता ये 1 प्लस 2 अल्फ़ा हो जाता। अगर यहाँ पर ये एक और 4 पार्टिकल में टूटता तो 1 अल्फ़ा और बढ़ जाता, यहाँ पर 1 अल्फ़ा और बढ़ जाता, यहाँ पर 1 अल्फ़ा और बढ़ जाता, और आप जब इसको सॉल्व करते तो ये वैल्यू आपके पास आती है यहाँ पर 1 प्लस 3 अल्फ़ा। मतलब ये हुआ कि जब ये 2 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है तो 1 प्लस अल्फ़ा, जब ये 3 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है तो 1 प्लस 2 अल्फ़ा, जब ये 4 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है तो 1 प्लस 3 अल्फ़ा। यानी कि जितने पार्टिकल में डिसोशिएट होएगा उससे एक कम अल्फ़ा आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा लिखा। आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास AlCl3 है,
अब अगर AlCl3 को देखेंगे तो AlCl3 ब्रेक होगा Al+3 में और 3Cl नेगेटिव में, ऐसे ब्रेक होगा। तो अगर मैं I निकालूंगा, कितने पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है? 4 पार्टिकल में, यानी कि यहाँ पर N की वैल्यू 4 है। तो कितने पार्टिकल में डिसोशिएट हुआ? 4 पार्टिकल में। तो I कैसे निकालोगे? 1 + 4 - 1 करोगे, कितना आ जाएगा? 3α। MgCl2 के केस में अगर आप देखोगे तो MgCl2 के केस में यहाँ पर ये 3 पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो रहा है, तो I की वैल्यू 3 - 1 करेंगे, कितना आएगा? 1 + 2α। इसी तरह से अगर मान लिया जाए मेरे पास SnCl4 होता, तो SnCl4 ब्रेक होता है Sn+4 में और 4Cl नेगेटिव में। कितने पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो रहा है? 5 पार्टिकल्स में। तो I की वैल्यू जस्ट एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 + 4α। ऐसे निकालते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ उस पर, तो उसको देखते हैं कि वो कैसे होगा। जैसे मुझसे कहा गया कैलकुलेट I, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर फॉर AlCl3 इफ डिग्री ऑफ डिसोशिएशन यानी कि अल्फ़ा इज़ 60%। अगर डिग्री ऑफ डिसोशिएशन 60% है तो मैं सॉल्व करता हूँ। अगर आप AlCl3 को देखें तो AlCl3 4 पार्टिकल्स में डिसोशिएट होने वाला है, एक एल्युमिनियम में और 3Cl में। तो जब यहाँ पर I निकालेंगे तो I हो जाएगा आपके पास 1 + 3 और 1 4, कितने अल्फ़ा हो जाएगा? 3α। 1 + 3α। तो रखिए 1 + अल्फ़ा कितना बोला हुआ? 60%। तो 60% का मतलब तो ये हो गया, कितना आ गया आपके पास? 2.8। इसी तरीके से अगर मान लिया जाए मेरे पास MgCl2 हो और मुझसे बोला जाए कि इसका जो अल्फ़ा है वो 40% है, तो आप डायरेक्ट देखिए कितने पार्टिकल्स में डिसोशिएट होने वाला है? 3 पार्टिकल्स में। तो I की वैल्यू आएगी 1 + 2α। 1 + 2α का मतलब 1 + 2 और अल्फ़ा की वैल्यू 40% है, कितना हो गया ये? 1.8। मतलब अब ये हो गया है कि जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर ये MgCl2 100% डिसोशिएट होता तो पार्टिकल्स यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू रखनी पड़ती 100/100। तो I की वैल्यू आती है आपके पास 3। कैसे आती है फिर से दिखाता हूँ। अगर यही अल्फ़ा यहाँ पर 100% होता तो आप क्या करते? I = करते 1 + 2α। तो 1 + 2 और 100/100 रखते तो वैल्यू कितनी आती? 3। मतलब MgCl2 100% डिसोशिएट हो रहा है तो पार्टिकल 3 गुने हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 टाइम्स हो गई। वहाँ पर तो उस I की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लेते जैसे पहले आपको बताया था। लेकिन अगर ये 100 से कम डिसोशिएट हो रहा हो, 40%, 60%, तब मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइम्स हो जाएगी? इस वजह से मैंने इस वांट ऑफ फैक्टर को यूज़ किया है। अब अगर इस पर हम पूरा एक ओवरऑल न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरह से सॉल्व होना चाहिए, आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसे कोई कहे कि आप कैलकुलेट पाई फॉर 0.2 moles of NaCl at 27 degrees Celsius if alpha is 90%, ये कहा गया। तो पहली बात तो ये NaCl है, ये कोई यूरिया ग्लूकोज टाइप की चीज़ तो है नहीं, तो डिसोशिएट तो ज़रूर होगा। तो अगर ये डिसोशिएट होगा तो आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नॉर्मली आप कैसे सॉल्व करते? आप बोलते थे पाई = CRT, लेकिन अभी क्योंकि NaCl डिसोशिएट होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स कुछ ना कुछ तो होने वाली है। तो वो कितने टाइम्स होने वाली है तो आपको उसके लिए यहाँ पर I लगाना पड़ेगा। तो आप पहले हम I निकालते हैं। तो I कैसे निकलेगा? I निकालने का तरीका है 1 + अल्फ़ा, क्योंकि NaCl टूटेगा 2 पार्टिकल्स में तो उसमें से एक कम करना पड़ेगा, तो I की वैल्यू 1 + अल्फ़ा हो गई। 1 + अल्फ़ा कितना दिया अब आपको? 90%, 1.9 हो गया। तो अब आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी 1.9 टाइम्स। अगर ये 100% डिसोशिएट हो रहा होता तो आपकी जो Cp आती है वो ठीक 2 गुनी हो जाती,
लेकिन ये 100% नहीं टूट रहा है, ये सिर्फ 90% डिसोशिएट हुआ है, इसलिए आपकी जो आई की वैल्यू आएगी वो 1.9 टाइम्स हो जाएगी। तो करते हैं, नॉर्मली सॉल्व करते तो पाई बराबर CRT करते, लेकिन अभी हम पाई बराबर ICRT करेंगे। आई देखिए, आपका जो आई है वो है 1.9, कंसनट्रेशन ऑब्वियस सी बात है, दैट कंसनट्रेशन इज इन मोल पर लीटर, कितना मोल है, 0.2 मोल है। और वॉल्यूम क्वेश्चन के अंदर मुझे देना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम लिख लेता हूँ 1 लीटर। तो उधर ये है मेरे पास C, इधर C के लिए वॉल्यूम में वो 1 लीटर रख दिया मैंने यहाँ पर। R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 मतलब आप रखेंगे यहाँ पर तो 300 रखेंगे केल्विन, तो आपके पास पाई इक्वल टू आ जाएगा 1.9 इंटू 0.2 इंटू 0.0821 इंटू 300 इक्वल टू 9.3594 ATM। अब मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन को दोबारा देता हूँ और मैं इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना डेटा आपको देता और कुछ न देता, सिर्फ ये डेटा दूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे सॉल्व करते वक्त पाई बराबर CRT लगा देंगे, वो इसलिए क्योंकि हमने बताया नहीं कि यहाँ पर NaCl कितना डिसोशिएटेड है। तो ये तो अंडरस्टूड है, चूँकि NaCl तो आयनिक कंपाउंड है, उसके बारे में तो ये पहली कंफर्म रहना चाहिए। अगर ये NaCl है तो वाटर में जाएगा तो टूटेगा तो ज़रूर। अब अगर मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया हुआ कितना ब्रेक हुआ, तो आपको यहाँ पर इमेजिन करना पड़ेगा कि शायद 100% डिसोशिएट हुआ होगा, यानी कि ये फुल्ली आयनाइज्ड हुआ होगा। तो यहाँ पर वी विल नॉट कैलकुलेट नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी while we are using NaCl, it means we are observing abnormal CP, so we have to mention I over here। सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी I टाइम्स हो जाएंगी। तो अगर मैं NaCl का इस्तेमाल करता हूँ तो रखते हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो डायरेक्ट सॉल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है, I की वैल्यू 2 आने वाली है, वो इसलिए क्योंकि NaCl 100% डिसोशिएटेड है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 टाइम्स हो जाएगी। तो पाई इक्वल टू I की वैल्यू 2, C की वैल्यू वही 0.2 मोल पर लीटर है अपॉन 1, R की वैल्यू 0.0821 इंटू 300, इतना आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब हम आपको एक IIT JEE का 2004 का सवाल दिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये आया था कि K4FeCN6 इसका वांट ऑफ फैक्टर बताना है। इस तरह के स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जहाँ पर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बना होता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स की खासियत ये होती है कि कॉम्प्लेक्स में ये जो पार्ट है, दैट पार्ट इज़ कॉम्प्लेक्स पार्ट, और जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो उसका ये वाला सेक्शन बिल्कुल भी डिसोशिएट नहीं होता। मतलब जब मैं इसको वाटर में ऐड करूँगा तो वाटर में ऐड करने के बाद ये ऐसे डिसोशिएट होगा, पोटेशियम आयन प्लस इस तरह के कॉम्प्लेक्स पार्ट में FeCN6 4 नेगेटिव। तो ये टोटल कितने पार्ट में डिसोशिएट हुआ है, 5 पार्ट में। यानी कि जब मैं यहाँ पर I रखूँगा तो I इक्वल टू आ जाएगा 1 + 4 अल्फ़ा। तो मोटा मोटा आप अगर देखें तो अल्फ़ा बराबर 1+, नहीं बता रखा कितना % डिसोशिएशन है, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर कंप्लीट आयोनाइजेशन मानेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/100, कितना आ गया यहाँ पर 5, इसका वांट ऑफ फैक्टर 5 हो जाएगा। इन द सेम मैनर अगर मैं एक और कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लूँ तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स देता हूँ, ये लिखा है मैंने K3FeCN6, और मैं इसको बिना सॉल्व करे देखूँ तो क्या बैठेगा। इस जगह पर ये जो पोटेशियम है, तीन तो पोटेशियम बाहर आएंगे, चौथा एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, तो टोटल 4 पार्टिकल्स में डिसोशिएट होगा, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो 4 गुना हो जाएगी, यानी कि इसका जो वांट ऑफ फैक्टर होगा वो 4 होगा।